हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मेनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ज्योमेट्री को और स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे कि ओवरलैपिंग क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये आप सब लोगों को पता है अभी तक। ठीक है, हम मेनली देखेंगे किस तरीके से वीबीटी ने और वीएससीपीआर थ्योरी ने, वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया ज्योमेट्री के बारे में और शेप्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम शॉर्ट मेथड से किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लुईस स्ट्रक्चर जो लुईस ने क्या किया था, स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन कर दिया था कंपाउंड्स का, लेकिन उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से वहां पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन किसने एक्सप्लेन करी, वो एक्सप्लेन करी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है, वो एक्सप्लेन करी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि किस तरीके से केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और किस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो देखो कैसे एक्सप्लेन किया उसने बोला कि जो हमारे दो एटम्स है जो आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। और जिस रीजन में वो ओवरलैप करते हैं उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ही वहां पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो क्या बोला उसने, उसने एक H2 का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उसने बोला ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे ही हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम में 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, उसने क्या बोला कि ये दोनों 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरीके के होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अगर एक पैरेलल स्पिन का है तो दूसरा एंटी पैरेलल स्पिन का होना चाहिए। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जिस रीजन में वो ओवरलैप करेंगे उस रीजन में मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ही इसमें क्या हो जाएगी, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें क्या होगी, इसी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसने क्या बोला कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में और उनमें केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो उसने इसी के थ्रू बताया कि जो मेरी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो इसी ओवरलैपिंग पे ही डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन याद रखना ओवरलैपिंग कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगी और रिपल्शन होने की वजह से तो वैसे ही बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकता। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होती है, जो मेरी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मेरा केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उसने H2 का एग्जांपल लिया, ऐसे ही उसने HF का एग्जांपल लिया। ठीक है, HF की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन में मेरे पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो उसमें मेरे पास 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैरेलल था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंटी पैरेलल ले लिया। मैं ऐसे भी कर सकती थी, यहाँ पे एंटी पैरेलल ले लूं और यहाँ पे पैरेलल ले लूं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है यहाँ पे और इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और इसी वजह से मेरा HF मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। उसने HF मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को, जो HF बॉन्ड की फॉर्मेशन को, वो इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब वहां पे उसने बताया कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो इसी की वजह से एक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट आया जिसने बताया कि मेरे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, क्या था वो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, देखो इस फॉर एग्जांपल उसने CH4 की बात करी। ठीक है, कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2। ये मेरी 2s ऑर्बिटल है, ये मेरी 2p ऑर्बिटल है, तो 2s2 2p2। ठीक है, अब सभी ने पढ़ा होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है,
2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट कर जाता है। क्यों एक्साइट करता है? क्योंकि देखो एक्साइटेशन के लिए यहाँ पे इस 2s और 2p के अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर 2p में चला जाता है, और इस एक्साइटेशन के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपेंसेट कर देती है। इसलिए कार्बन हमेशा इस तरीके से टेट्रावैलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से कार्बन हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो इस ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी ने क्या बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है और pz ऑर्बिटल है, और 4 मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स है। तो हाइड्रोजन के मेरे पास 4 1s ऑर्बिटल्स होंगे, जिनमें क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ये S इस S के साथ कंबाइन करेगा, ओवरलैप करेगा, और एक सिग्मा CH बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, ठीक है। एक सिग्मा CH बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही कार्बन के तीनों p ऑर्बिटल यहाँ पे इन तीनों s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे और बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसने क्या बोला, ये जो CH4 में मेरे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, वो इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी ने बोला लाइक जब मेरा ये S से कंबाइन करेगा, S से ओवरलैप करेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये px जब S से कंबाइन करेगा, ओवरलैप करेगा तो मेरा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब py एक S से कंबाइन करेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब pz एक S से ओवरलैप करेगा तो मेरा 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी कि देखो इस कार्बन एटम में मेरे पास 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है। इस कार्बन एटम में मेरे पास इस तरीके से 3 p ऑर्बिटल है। अब ये जो मेरे तीनों p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, आप सभी को पता होगा ये। तो देखो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अगर ये px py और pz तीनों s के साथ इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इन तीनों p ऑर्बिटल में तो 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि CH4 के अंदर एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, लेकिन ये तो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था, मतलब ये थ्योरी तो गलत है। इस तरीके से ऑर्बिटल्स में केमिकल बॉन्ड तो इस तरीके से बनता है, लेकिन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से सिंपल हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता तो एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन मीथेन के केस में हमारा एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है। इसलिए ये जो मेरी ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कॉन्सेप्ट लाया हाइब्रिडाइजेशन का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही उसने सभी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बेसिक सी बातें डिस्कस करते हैं। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। उसने क्या बोला कि एक एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एक सिंगल एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करती है, ठीक है, आपस में इंटरमिक्स करती है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है। क्या बोला उसने, लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है मेरे पास, ठीक है, एक p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, दूसरी py और तीसरी pz। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि एक एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल्स, सिंगल एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनके अंदर एनर्जी गैप बहुत कम है, वो क्या करती है, आपस में इंटरमिक्स करती है, और इंटरमिक्स करके वो सेम टाइप की, एक सिंगल टाइप की ऑर्बिटल्स बनाती है जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और उसने बोला कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेरी मिक्स करेगी उतनी ही नंबर ऑफ मेरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी, ठीक है, उतनी ही नंबर ऑफ मेरी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी उसमें इन सभी ऑर्बिटल्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसमें s कैरेक्टर भी होगा, उसमें p कैरेक्टर भी होगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि मेरी एक s और 3p कंबाइन कर रही है, तो ये सारी ही मेरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगी, sp3 होगी, sp3 होगी। तो VBT ने क्या बोला कि मेरे पास एक एटम में डिफरेंट ऑर्बिटल्स है जिनमें एनर्जी गैप बहुत कम है,
ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स क्या करती है, आपस में इंटरमिक्स करती है और इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है उनमें सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें s कैरेक्टर भी होगा और उनमें p कैरेक्टर भी होगा और जितनी मिक्स कर रही है उसी अकॉर्डिंग उसमें कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो वीबीटी ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूड किया और उसने इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के इंक्लूड करके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, देखो CH4 का ही मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। पहले फर्स्ट हम लोग CH4 का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक सी बातें बता रही हूँ कि किस तरीके से वीबीटी ने अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि VSEPR थ्योरी ने किस तरीके से उसमें मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी उस ज्योमेट्री को यूज करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं CH4 का ही एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, कार्बन की मेरे पास हमने लिखी थी कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में क्या थी, 2s2 2p3 इस तरीके से। ठीक है, 2s2 2p3 ये मेरी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, अब देखो CH4 के केस में यहाँ मेरी ये s ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है, ये pz है। ठीक है, अब ये तीनों px py ऑर्बिटल क्या है, ये सेम एनर्जी पे है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। ऐसे ही मेरा s और इन तीन p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इस वजह से ये तीनों p ऑर्बिटल्स और ये मेरी s ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर जाती है और इंटरमिक्स करके एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाती है। ठीक है, तो ये तीनों इंटरमिक्स करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाती है और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरीके की यहाँ पे होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप्स। ठीक है, अब ये जो मेरे 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इनके पास क्या है, 4 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 4 1s ऑर्बिटल और इन चारों में ही क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो मेरी 4s 1s ऑर्बिटल है ये क्या करेगी, इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। देखो यहाँ पे मेरी 4 ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्स किया और 4 ही मेरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी। sp3 क्योंकि यहाँ पे एक s और 3 p ने कंबाइन किया। अब ये चारों 1s ऑर्बिटल इस तरीके से यहाँ पे चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करती है और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। अब जो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी मेरी फेल हुई थी उसमें मेरी जो p ऑर्बिटल्स थी वो क्या कर रही थी, बॉन्ड बना रही थी। जो एग्जैक्टली p ऑर्बिटल्स थी वो ही ओवरलैप कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करूं, ये जो मेरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये अपने आप को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करती है कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो यहाँ पे ये जो चारों ऑर्बिटल्स है इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री, 109.25 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने क्या किया, अपने आप को अरेंज किया। उसके बाद हाइड्रोजन ने आके इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन किया, ओवरलैप किया और ओवरलैपिंग के बाद यहाँ पे CH4 मीथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे वीबीटी ने एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कि किस तरीके से हमारी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले क्या था, जो बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, वो सिर्फ ऐसी ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है जो हाफ फिल्ड है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन में जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स करे, ऐसा भी हो सकता है कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी वहां पे इंटरमिक्स करे। कैसे इंटरमिक्स करे उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं अमोनिया की, ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, 2s2 2p3 2s2 2p3। ठीक है, 2s2 2p3। ऐसे ही देखो मेरे यहाँ पे अब 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरी एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये s कैसी है, फुली फिल्ड है। ठीक है, वहां पे क्या था, केमिकल बॉन्ड बनते टाइम जो मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी वो कैसी होनी चाहिए थी, मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होनी चाहिए थी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जब जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होगी वो इंटरमिक्स करेगी, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए, वो फुली फिल्ड भी हो सकती है। सिमिलर केस है यहाँ पे अमोनिया का।
अमोनिया में क्या होता है, ये फुली फिल्ड s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करती है और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करती है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से। ठीक है, बस यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि ये जो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक लोन पेयर की तरह यहाँ पे एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और बाकी की तीनों ऑर्बिटल्स में मेरे सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइड्रोजन में प्रेजेंट जो मेरा 1s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर लेंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के केस में जरूरी नहीं है कि मेरी सिंगली फिल्ड मतलब जो हमारी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वही इंटरमिक्स करे। हाइब्रिडाइजेशन के केस में फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी मिक्स कर सकती है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी मिक्स कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने अमोनिया के केस में एक्सप्लेन किया कि जो मेरी हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो मेरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी, कि चारों ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी जिसमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी 3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और ये हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेंगे और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो इस तरीके से वीबीटी ने अमोनिया के बारे में भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं तो इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही जो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुई है ऑर्बिटल्स की, उनकी वजह से ही क्या हुआ, जो मेरा मॉलिक्यूल था उसको एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिली। तो ज्योमेट्री जो आती है मॉलिक्यूल्स की वो इसी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से ही आती है कि ज्योमेट्री कैसी होगी, जो मेरे पास ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे और जो ज्योमेट्री वो स्पेस में अडॉप्ट करेंगे कि वो मैक्सिमम स्टेबलाइज हो सके, उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, उसी की वजह से मेरी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो देखो अमोनिया के केस में मेरे पास इस तरीके की ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री तो क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री तो क्या है, टेट्राहेड्रल है। जो हमने मीथेन के केस में देखा था ये हमारी ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की शेप की बात करूं तो देखो अगर मैं इस लोन पेयर को हटा दूं तो ये आपको एक पिरामिड की तरह दिख रहा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी अमोनिया की शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। अमोनिया की शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। तो वीबीटी ने इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया। जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में किस तरीके से ओरिएंटेड होती है मैक्सिमम, ताकि उनमें क्या कर सके, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन हो सके और मिनिमम रिपल्शन हो सके, उसी से ही क्या आती है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आती है। ठीक है, ऐसे ही उसने वाटर मॉलिक्यूल्स की भी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को भी सिमिलर तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। ऑक्सीजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी, 2s2 2p4। ठीक है, 2s2 2p4, हाँ ठीक है, 2s2 2p4। तो देखो यहाँ पे वाटर के केस में मेरे पास एक जो मेरी p ऑर्बिटल है वो भी फुली फिल्ड है और एक मेरी s ऑर्बिटल है वो भी फुली फिल्ड है। तो ये चारों की चारों ऑर्बिटल्स मेरी क्या करती है, मिक्सिंग करती है और इंटरमिक्सिंग जब करेगी तो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी इस तरीके से। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद देखो मेरी यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स बनी। इन चारों में से एक s में मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा, दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल में रहेगा और यहाँ पे मेरा सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है। तो ये 1s वाली 2 हाइड्रोजन क्या करेगी, इस तरीके से दोनों ऑर्बिटल्स के साथ, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगी और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इस ऑक्सीजन में मेरे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करा रहे हैं। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस लोन पेयर को हटा दूं तो एक तरीके से वी शेप या फिर बेंट शेप मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो इसकी शेप कैसी है, ये एक बेंट शेप मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल डिस्कस करे कि मीथेन के केस में, अमोनिया
के केस में, वाटर के केस में किस तरीके से वीबीटी ने एक्सप्लेन किया कि उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आता है PCl5, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो देखो जो हमारे सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, और वहां पे s और p के अलावा d ऑर्बिटल्स भी मिक्सिंग करने लग जाते हैं। जो हमारे d ऑर्बिटल्स है वो भी मिक्सिंग करने लग जाते हैं, और d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की वजह से अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारी d ऑर्बिटल्स भी इंक्लूड होती है। देखो अगर मैं PCl5 की बात करूं, यहाँ पे PCl5 की बात करूं, देखो तो फास्फोरस के केस में मेरे पास क्या होंगे, d ऑर्बिटल्स भी होंगे, s और p के साथ साथ मेरे d ऑर्बिटल्स भी होंगे, 3d 3s और 3p, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो फास्फोरस के केस में इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। अब 5 बॉन्ड बनाने हैं तो मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये तो मेरी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी। अब क्योंकि इस 3s और 3d के केस में एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए मेरा एक 3s का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है और वो 3d ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मिक्सिंग तो होनी ही पड़ेगी, ठीक है, मिक्सिंग तो होनी ही पड़ेगी, क्योंकि मिक्सिंग जब तक नहीं होगी तब तक मेरी ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में अरेंज नहीं करेगी और तब तक मेरी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो PCl5 के केस में क्या होता है, एक s और 3p और एक d ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करती है और ये एक sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे देखो मेरी 5 ऑर्बिटल मिक्स कर रही है तो मेरी 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, और ये जो मेरी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये Cl के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगी और उसके बाद इनके अंदर जब ये ओवरलैप करेगी तो इसके अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जब PCl5 के अलावा जब हम लोग SF4 की शेप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो इसके केस में एक्चुअली में होता क्या है, देखो यहाँ पे मेरी एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। इसमें मेरी ऑर्बिटल है px, py, pz और ये मेरी एक dz² ऑर्बिटल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। वैसे तो d ऑर्बिटल्स हमारी 5 तरीके की होती है, लेकिन इसमें हम लोग dz² ऑर्बिटल ही क्यों लेते हैं, एक्चुअली एक रूल होता है साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल। जब भी किसी मॉलिक्यूल की हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं तो हम उन ऑर्बिटल्स को कंसीडर करते हैं जिससे बनने वाली ज्योमेट्री हमारी क्या बने, मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री बने। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे dz² ऑर्बिटल्स को कंसीडर करते हैं, बाकी की d ऑर्बिटल्स को कंसीडर नहीं करते। अब देखो इनमें मिक्सिंग किस तरीके से होती है मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए इस बारे में कि PCl5 में हम लोग बोलते हैं कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं हमारे लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास कौन कौन सी ऑर्बिटल है, s है, px है, py है, pz है और dz² है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मेरी s, px और py ऑर्बिटल है, ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल सेम सिमेट्री की होती है, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल सेम सिमेट्री की होती है, ये आपस में इंटरमिक्स करती है और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है। तो देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके की होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो मेरी pz और dz² ऑर्बिटल होती है, pz ऑर्बिटल ऐसी और dz² ऑर्बिटल मेरी कुछ इस तरीके की होती है। अब देखो ये भी सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल है, तो ये दोनों क्या करती है, आपस में मिक्स करती है और इस तरीके की ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करती है और एक pz और dz² आपस में मिक्स करते हैं, तो ये 2 ऑर्बिटल्स बनाती है। और जब ये पांचों ही आपस में मिक्स करती है तो इस तरीके की हमारे पास ज्योमेट्री बनती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। इसी वजह से हमारी ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है। तो ये मेरा फास्फोरस एटम है, उसके पास ये 5 मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इस 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मेरे 5 Cl मॉलिक्यूल जिनके पास p ऑर्बिटल्स है वो इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और इनके अंदर मेरी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे SF4 के केस में, ठीक है, SF4 के केस में तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर आता है और वो लोन पेयर, देखो ये जो मेरी पोजीशंस होती है उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशंस बोलते हैं और ये जो मेरी पोजीशन होती है इनको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। वहां पे हम लोग देखेंगे कि मेरा जो लोन पेयर होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, एक्सियल पे क्यों नहीं आएगा,
इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं आपको शेप्स पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्यों वहां पे मेरा लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो मेरी ये जो इक्वेटोरियल वाली 3 ऑर्बिटल है, जो मेरी इक्वेटोरियल वाली 3 ऑर्बिटल है वो किससे मिलके बनी है? वो मिलके बनी है S से और PX से और PY से, ठीक है। अब देखो इसमें S करेक्टर बहुत ज्यादा है, इसमें S करेक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे मिलके बनी है? PZ के और DZ स्क्वायर से, ठीक है। तो इसमें मेरा P करेक्टर है और D ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो जो लोन पेयर होती है, जो मेरा लोन पेयर होता है वो एक सिंगल एटम पे, एक सिंगल न्यूक्लियस पे रहता है, ठीक है। लोन पेयर को जितनी ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है वो लोन पेयर उतना स्टेबलाइज होता है, क्योंकि वो क्या है? वो एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज्यादा उसको न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा, जितना उसको न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करके रखेगा उतना वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है। और आप सबको पता है कि जितना हमारा S करेक्टर बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे बढ़ेगी उतना वो अनशेयर्ड पेयर को क्या करके रखेगा? स्टेबलाइज करके रखेगा। यही रीजन है यहाँ पे कि जब हम लोग SF4 बनाते हैं तो उसमें जो हमारा लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा S करेक्टर बहुत ज्यादा होता है, S करेक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो हमारे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को स्टेबलाइज करके रखता है। बुक्स में क्या रीजन गिवन होता है कि इक्वेटोरियल्स के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री, और जो यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करूं तो यहाँ पे मेरा एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर मेरा लोन पेयर यहाँ पे एक्सियल पे आ जाएगा तो रिपल्शन हो जाएगी इस वजह से, लेकिन एक्चुअल रीजन ये नहीं होता। एक्चुअल रीजन होता है कि मेरी यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे S करेक्टर बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा S करेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, और उसी वजह से जो मेरे लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। तो VBT ने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। उसने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हो रही है और मिक्सिंग की वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब जो VBT था उसने क्या बोला? जो हमारा वाटर है, अमोनिया है और मीथेन है, ठीक है। जो हमारा वाटर है, अमोनिया है और मीथेन है, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन जब बॉन्ड एंगल देखा गया, सपोज मीथेन के केस में जो मेरा बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री है और वाटर के केस में जो मेरा बॉन्ड एंगल था वो 104 डिग्री था। तो VBT ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि इसमें बॉन्ड एंगल क्यों कम हुआ। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई मेरी VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने क्या बोला कि वाटर के केस में मेरे पास क्या प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। उसने बोला कि एक किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में मेरे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जो मेरे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से हो गए? ये जो मेरे बॉन्ड पेयर है, और अनशेयर्ड वाले कौन से हो गए? जो लोन पेयर है। उसने क्या बोला कि ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं ये अपने आप को स्पेस में इस तरीके से ओरिएंट करके रखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो रिपल्शंस हो वो क्या हो? मिनिमम हो। जो रिपल्शंस हो वो क्या हो? मिनिमम हो, ठीक है। तो ये VSEPR थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। उसने बोला कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, देन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस, एंड देन होती है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस। तो ये VSEPR ने एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये दोनों क्या करते हैं? बहुत ज्यादा अमाउंट में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब ये दोनों रिपेल करेंगे तो ये जो मेरे 2 बॉन्ड पेयर है ये क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और पास आने की वजह से ही इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री से 104 डिग्री तक चला जाता है। तो ये VSEPR थ्योरी ने अपनी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया। VSEPR थ्योरी ने जो ज्योमेट्रीज थी मॉलिक्यूल की, जो VBT ने एक्सप्लेन करी थी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, उसने क्या किया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी शेप्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि VBT क्या थी, VSEPR क्या थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, अगर उसकी शेप निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, उसके बारे में हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।